आज की क्लास में जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो हमने करनी है जो मटेरियल चैप्टर हमने पढ़ा है लास्ट उसके किट के क्वेश्चंस। तो दो चीजें थी हमने पढ़े थे। मटेरियल डॉक्यूमेंटेशन साइकिल पढ़ा था, मटेरियल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स पढ़े थे। आज हम जो है वो किट करेंगे, बीपीपी किट करेंगे इस चैप्टर की, मटेरियल वाले चैप्टर की। तो बीपीपी किट में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं मिक्स, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट और कोडिंग की हेडिंग से डॉक्यूमेंट्स के भी और कोडिंग के मिक्स क्वेश्चंस हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऑलरेडी मैंने बीपी किट वाले डिस्कस कर लिए हैं और वो लेक्चर अवेलेबल है, जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाली एग्जाम किट वाली वीडियो है उस। आज हम डिस्कस करेंगे आगे मटेरियल्स की। तो स्टार्ट करते हैं 5.2 से। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द परचेज साइकिल वुड बी जनरेटेड बाय सप्लायर। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सप्लायर जनरेट करता है? तो जो डॉक्यूमेंट सप्लायर जनरेट करता है इनमें से वो है क्रेडिट नोट। हम में अगर कोई सप्लायर की चीज फॉल्टी होती है या हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं होती, तो कंपनी सप्लायर को डेबिट नोट भेजती है जिसमें ये चीजों की डिटेल मेंशन करती है। और उस डेबिट नोट के अगेंस्ट सप्लायर आपको क्रेडिट नोट भेजता है, जिसका मकसद ये होता है कि जो चीजें फॉल्टी हैं या आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, उतने जो अमाउंट है आप अपनी इनवॉइस में से काट लीजिएगा, मतलब कम पैसे आप दीजिएगा, इन चीजों के पैसे नहीं दीजिएगा। तो ये क्रेडिट नोट का पर्पज होता है। इसके बाद आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द परचेज साइकिल वुड बी जनरेटेड बाय द परचेजर, यानी कि जो परचेजर है वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स इस जनरेट करेगा इस साइकिल में, डॉक्यूमेंट साइकिल में। डिलीवरी नोट सप्लायर देता है, इनवॉइस आपको सप्लायर भेजेगा। क्रेडिट नोट भी हम ऊपर बात कर चुके हैं, सप्लायर ही बेचता है। तो परचेज रेक्विजिशन है जो कि परचेजर यानी कि जिसने खरीदना होता है वो बेचता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला बेचता है परचेजिंग डिपार्टमेंट को, उनको बताता है कि हमें फलाना फलाना मटेरियल रिक्वायर्ड है। इसके बाद 5.4 में वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अपीयर एज एन एडिशन और डिडक्शन ऑन द फेज ऑफ परचेज इनवॉइस रिसीव फ्रॉम सप्लायर। जो आप सप्लायर से परचेज इनवॉइस रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उस परचेज इनवॉइस में क्या चीज नहीं होती, ठीक है, उस परचेज इनवॉइस में क्या चीज नहीं होती। तो कैश डिस्काउंट जो है, जो कैश डिस्काउंट है वो मेंशन्ड नहीं होता इनवॉइस में, ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, आपने 1000 की चीजें आपने परचेज की, सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दिया और कहा कि 990 की आप दे दीजिएगा, तो जो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट जो आप उसी वक्त पेमेंट के वक्त करते हो, आपको मिलता है डिस्काउंट, तो वो आप इनवॉइस पे शो नहीं करते, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद 5.5 में वो पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंशियल फ्लो क्या है डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर नहीं, नहीं परचेज एक्विजिशन ये तो नहीं होगा। परचेज एक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीव नोट, डिलीवरी नोट, इनवॉइस और परचेज एक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी नोट, गुड रिसीव नोट और इनवॉइस, ठीक है। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, गुड्स रिसीव नोट पहले लिखती है, नहीं, पहले डिलीवरी नोट आता है, उसके बाद डिलीवरी नोट जब साइन करके सप्लायर के पास दोबारा जाता है, हमारे पास गुड्स आ जाता है, फिर हम गुड्स रिसीव नोट प्रिपेयर करते हैं। तो ये इन्होंने आगे पीछे लिखा हुआ था। तो सी जो ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट फ्लो होगा। इसके बाद लिखा हुआ है कि विच when a purchase invoice is received from a supplier, which documents should it be checked to। जब आपको इनवॉइस मिलती है तो इनवॉइस को आपको किस डॉक्यूमेंट के साथ चेक करना पड़ता है? तो दो डॉक्यूमेंट से हमने क्लास में भी बात की थी, परचेज ऑर्डर एंड गुड्स रिसीव नोट। परचेज ऑर्डर के साथ आप इसलिए चेक करते हैं प्राइस मैच करने के लिए कि प्राइस मैच कर रही है जो हमने एग्री की थी। और गुड्स रिसीव नोट के साथ आप इनवॉइस को इसलिए मैच करते हैं कि इनवॉइस में जो गुड्स की डिटेल्स लिखी हुई हैं क्या वही गुड्स हमें रिसीव हुए या नहीं। तो इनको क्रॉस चेक करके फिर इनवॉइस की पेमेंट होती है। इसके बाद है विच मेंबर ऑफ द स्टाफ इज मोस्ट लाइकली टू रेज अ मटीरियल्स रिक्विजिशन। कौन सा मेंबर है स्टाफ का जो कि मटेरियल रिक्विजिशन नोट जनरेट करेगा, ठीक है। तो मटेरियल रिक्विजिशन कौन मंगवाता था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन का ही कोई बंदा इसको जनरेट करेगा। तो इसमें से जो आंसर होगा वो आपका प्रोडक्शन मैनेजर होगा, क्योंकि मटेरियल्स रिक्वायर्ड ही उन्हीं को होते हैं, तो वही मटेरियल रिक्विजिशन नोट पे करेंगे। उसके बाद है विच मेंबर्स ऑफ द स्टाफ इज मोस्ट लाइकली टू रेज अ गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट कौन बनाएगा, कौन प्रिपेयर करेगा? तो गुड्स रिसीव नोट स्टोर्स डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता था, तो कुछ स्टोर्स का बंदा ही होगा जो गुड्स रिसीव नोट प्रिपेयर करेगा। तो वेयर हाउस क्लर्क आपका आंसर होगा, क्योंकि वेयर हाउस का मतलब स्टोर्स ही होता है। तो जो वेयर हाउस का बंदा होता है वही गुड्स रिसीव नोट प्रिपेयर करता है, तो वेयर हाउस क्लर्क होगा ये आंसर। इसके बाद ये कोडिंग वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
When ABC company returns good to DF company, a credit supplier, which of the following documents should ABC expects to receive? जब ABC गुड्स रिटर्न करेगी सप्लायर को, जो जिसका नाम DF है, ठीक है, गुड्स रिटर्न कर दिए, यानी कि गुड्स रिटर्न करते हुए आप कौन सा नोट भेजते थे? डेबिट नोट। तो क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, एबीसी कंपनी क्या एक्सपेक्ट करेगी कि सप्लायर हमें क्या देगा, हमें क्या रिसीव होगा? डेबिट नोट के अगेंस्ट हम सबको पता है कि सप्लायर हमें क्रेडिट नोट देता है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 5.17 है, विच डॉक्यूमेंट इज सेंट बाय सप्लायर, विच डॉक्यूमेंट इज सेंट टू अ सप्लायर फॉलोइंग द रिसीट ऑफ कोटेशन। अब कोटेशन क्या होती है कि डिफरेंट सप्लायर अपनी प्राइस वगैरह, अपनी डिटेल्स वगैरह, मतलब जो उनकी स्पेसिफिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कोटेशन के थ्रू कंपनी को भेजते हैं। यानी कि डिफरेंट सप्लायर कोटेशन भेजेंगे कि जो आपको सामान चाहिए, हम ये सामान, ये उसकी कोटेशन के अगेंस्ट जब कोटेशन आपको मिल जाती है और आपको किसी एक सप्लायर की कोटेशन आपको अच्छी लगती है, यानी कि आपको टर्म्स उसके साथ आप कंपेटेबल होते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट फिर उसको सप्लायर को परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो 5.17 का आंसर होगा परचेज ऑर्डर। कोटेशन का मतलब ये होता है कि आपको जब गुड्स चाहिए होते हैं तो डिफरेंट सप्लायर्स जो मार्केट में होते हैं वो डिफरेंट प्राइसेस उन गुड्स के आपको कोट करते हैं। ठीक है, कि ये मैं आपको ये चीज इतनी प्राइस पे दूंगा, मैं आपको ये चीज इतनी प्राइस पे दूंगा। तो जिस सप्लायर से आपने एग्री करना होता है, ठीक है, जब कोटेशन से आपने एग्री करना होता है, तो जो कंपनी है वो परचेज ऑर्डर प्लेस कर देती है कि यस, हम आपकी टर्म्स के साथ एग्री करते हैं, ये हमारे लिए फेवरेबल टर्म्स है। इसके बाद है विच डॉक्यूमेंट्स में बी सेंट विद प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड टू अ कस्टमर। जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हो तो सप्लायर जो होता है वो कस्टमर को जब प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट वो भेजता है? तो वो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट भेजता है उसका नाम है डिलीवरी नोट। ठीक है, कस्टमर यानी कि जिसको हम, कस्टमर का मतलब होता है जिसको हम गुड्स दे रहे हैं, तो डिलीवरी नोट हम साथ भेजते हैं। इसके बाद है 5.19, अ कंपनी has 7500 kgs of raw material in inventory, 1250 kg has been committed for the future use and the further 3000 kgs have been ordered. What is the free inventory? फ्री इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था कि इन्वेंट्री आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है, इन्वेंट्री जितनी रिक्विजिशन है, यानी कि जो आपसे मंगवा ली गई है, प्लस जितनी आपको मजीद आ रही है जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तो आपके पास 7500 ऑलरेडी मौजूद है। 1250 आपने कमिट कर दिया है कि वो देनी है, यानी कि वो रिक्विजिशन होगी, तो वो माइनस कर देना है। प्लस फर्दर आपने 3000 ऑर्डर की हुई है, तो इनका जो आंसर होगा आप इसको प्लस माइनस करें तो 9250 केजीज आएगा। फ्री इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि कितनी इन्वेंट्री फ्री पड़ी हुई है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल रिक्विजिशन नॉट यूज्ड फॉर। मटेरियल रिक्विजिशन इन चारों में से किस चीज के काम नहीं आती? मटेरियल रिक्विजिशन क्या होता था? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने अगर मटेरियल मंगवाना होता था स्टोर्स वालों से, तो वो ये डॉक्यूमेंट सेंड करते थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है? अपडेटिंग द बिन कार्ड इन स्टोर्स। तो इसके लिए तो ये यूज होगा ना, बिन कार्ड में जब आप डिटेल लिखोगे कि इतना हमने, मतलब बिन कार्ड में आप क्या रिकॉर्ड करते थे? मूवमेंट रिकॉर्ड करते थे इन्वेंट्री के, कितनी इन्वेंट्री, कितना मटेरियल आ रहा है, कितना आप इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट से आपसे मटेरियल मंगवाए जाएंगे, जब आप इशू करेंगे तो आप तो उससे बिन कार्ड को भी अपडेट करेंगे ना कि इतनी इन्वेंट्री मैं दे चुका हूँ। तो ये तो इस मकसद के लिए काम आता है, हमने बताना है कि क्या चीज काम नहीं आती। दूसरी चीज है चार्जिंग द जॉब ओवरहेड और डिपार्टमेंट दैट इज यूजिंग द मटेरियल। इसका मतलब ये है कि मटेरियल रिक्विजिशन के थ्रू आप एक्सपेंस जो है वो, जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो चार्ज करते हो। ठीक है, अब जैसे एक कंपनी है, वो सर्विस, वो जॉब सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, अब जो मटेरियल उन्हें चाहिए होता है वो अपने स्टोर डिपार्टमेंट से मंगवाती है मटेरियल रिक्विजिशन के थ्रू। ठीक है, तो हमें पता होता है ना कि हमने इस बंदे को या इस जॉब के लिए इतना मटेरियल दिया है, तो हम वो कॉस्ट उस मटेरियल की है उस जॉब पे चार्ज कर सकते हैं ना मटेरियल रिक्विजिशन नोट के थ्रू। ठीक है, तो मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो वो हम मटेरियल रिक्विजिशन के थ्रू कर सकते हैं यूज। तो ये भी एक पर्पस होगा मटेरियल रिक्विजिशन नोट का, हमने बताना है कि क्या पर्पस नहीं है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है रिकॉर्डिंग एम्प्लॉय टाइम। मटेरियल्स में कोई एम्प्लॉय का जो टाइम है वो रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, ये लेबर का कोई डॉक्यूमेंट होगा उसमें रिकॉर्ड होता होगा, इसमें नहीं होता, तो सी राइट आंसर है। लास्ट में उसने लिखा हुआ है अपडेटिंग द स्टोर्स लेजर अकाउंट इन द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। ए जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है उसमें आप स्टोर्स लेजर अकाउंट को अपडेट करते हो, तो यस मटेरियल एक्विजिशन के थ्रू हम करते हैं।
हमने जो पढ़ा था बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर अकाउंट, इनमें फर्क क्या था? बिन कार्ड में आप सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लिखते थे कि इन्वेंट्री इतनी इतनी पड़ी है, इतनी इशू की है, इतनी रिसीव हुई है और ये इन्वेंट्री बैलेंस है। जबकि स्टोर्स लेजर अकाउंट में आप उसकी वैल्यू भी साथ लिखते थे कि ये फलानी इन्वेंट्री इतनी वैल्यू की है, फलानी इन्वेंट्री इतनी वैल्यू की है। तो इन तीनों चीजों के लिए तो रिक्वेजिशन काम आएगी, लेकिन जो थर्ड वाला है उसके लिए काम नहीं आएगी। अब ये 5.21 है, ये लेबर चैप्टर का सवाल है, इसको आप इग्नोर करें। 5.22, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द फ्री इन्वेंट्री। तो फ्री इन्वेंट्री का ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि कितनी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है प्लस कितनी इन्वेंट्री आपके पास मजीद आनी है माइनस कितनी आपके साथ रिक्विजिशन होगी है जो आपने देनी है। तो ए आंसर जो है आपका होगा। इसके बाद इस तो 5.22 का ऑप्शन जो आंसर होगा वो ए होगा कि कितनी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है, कितनी मजीद आ रही है और कितनी स्केड्यूल्ड है इस्तेमाल के लिए या कमिट। के बाद है विच 5.23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि सही हैं? तो सबसे पहली चीज है अ बिन कार्ड इज यूज, a bin card records the quantity of inventory on the hand, whereas a store ledger account record the monetary value as well as the quantity of inventory in hand। तो ये मैं आपको बता discuss की, यही डिफरेंस होता है बिन कार्ड में और स्टोर लेजर अकाउंट में, ठीक है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बिन कार्ड में आप क्वांटिटी सिर्फ रिकॉर्ड करते हो, जबकि स्टोर लेजर अकाउंट में उसकी क्या वैल्यू है कि इन्वेंट्री की कितनी वैल्यू है वो भी रिकॉर्ड करते हो। सेकेंड है स्टेटमेंट अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इन वन इज वन वेयर ईच रिसीट और इशू ऑफ मटेरियल इज रिकॉर्डेड एज इट टेक्स प्लेस, ठीक है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, मतलब साथ 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 इसको आप कहते हो, ठीक है, साथ साथ आप चीजों को कर रहे होते हो। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये होता है कि जिसमें जैसे ही रिसीट आ रही होती है आप रिकॉर्ड अपडेट कर देते हो, जैसे ही इशू आता है आप रिकॉर्ड अपडेट करते हो। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है, कि जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होता है उसमें आप रिकॉर्ड्स को साथ साथ ही अपडेट कर रहे होते हो एज दे टेक्स प्लेस। एक रिसीट आया, आपने वो रिसीट ऐड कर दिया अपने इन्वेंटरी सिस्टम में, कितने में मटेरियल आया, इशू आपने किया वो डिडक्ट कर दिया, साथ साथ कर रहे होते हो। और दूसरा जो इन्वेंटरी सिस्टम होता है उसमें कोई कोई कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो एक हफ्ते बाद इकट्ठे रिकॉर्ड करती हैं, 3 दिन बाद इकट्ठे रिकॉर्ड करती हैं, या महीने बाद इकट्ठे चीजों को रिकॉर्ड करती हैं। तो दो तरह के इन्वेंटरी सिस्टम होते हैं। जो स्टेटमेंट 2 है ये भी करेक्ट होगी। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके बाद है 5.24, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट पार्ट ऑफ अ परचेजिंग सिस्टम। इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि परचेजिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताना है। तो परचेज एक्विजिशन, यस ये पार्ट है परचेजिंग सिस्टम का। गुड्स रिसीव नोट ये भी पार्ट है। परचेज इनवॉइस भी पार्ट है। डिलीवरी नोट जो है वो परचेजिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होती, ठीक है। वो सप्लायर जो है वो बेचता है और वो वापस उसके पास आ जाती है, और उसका पर्पस क्या होता है? एज एन एक्नॉलेजमेंट होती है या एज अ प्रूफ होता है कि सामान डिलीवर हो चुका है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवरी नोट जो है वो परचेजिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ये सप्लायर जो है उसके पास वापस चला जाता है। डिलीवरी नोट से जो है ना हम सिर्फ उसको साइन करते हैं, वो एक एज अ प्रूफ होता है सप्लायर के लिए कि यार सामान डिलीवर कर दिया है। 5.26 है, ये पास्ट पेपर क्वेश्चन है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं मटेरियल कंट्रोल साइकिल के हवाले से, क्या ये गलत है या सही है, ट्रू है या फॉल्स है? तो देखें तीन ऑप्शंस है और तीनों का आपको जब पता होगा और आप कोई ऑप्शन चूज करेंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 होंगे। तो पहले उसने जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें वो कह रहा है मटेरियल रिक्विजिशन विल बी कंप्लीटेड व्हेन मटेरियल्स आर नीडेड फ्रॉम स्टोर्स बाय अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मटेरियल रिक्विजिशन हम तब फुलफिल करेंगे, फिल करेंगे उस डॉक्यूमेंट को जब हमें मटेरियल्स चाहिए होंगे स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब चाहिए होंगे। तो यस, और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड, अ परचेज ऑर्डर इज सेंट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू रिक्वेस्ट द मटेरियल इज ऑर्डर्ड फ्रॉम अ सप्लायर, ठीक है। तो इसमें वो ये कह रहा है कि परचेज ऑर्डर जो है परचेजिंग डिपार्टमेंट सेंड करता है। तो ये परचेजिंग डिपार्टमेंट सेंड क्यों करता है? टू रिक्वेस्ट द मटेरियल्स बी ऑर्डर्ड फ्रॉम अ सप्लायर। तो क्या परचेज ऑर्डर का यही पर्पस होता है? परचेज ऑर्डर जो है वो सब परचेजिंग डिपार्टमेंट सप्लायर को भेजता है मटेरियल ऑर्डर करने के लिए। तो यस, 1 मिनट दीजिएगा, ये
अच्छा, यहाँ पर एक इन्होंने ये चीज गलत लिखी है कि परचेज ऑर्डर जो है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट को सेंड नहीं होता। परचेज ऑर्डर जो है वो आप सप्लायर को भेजते हो। तो पर्पस तो ठीक उन्होंने उसका लिखा हुआ है, टू रिक्वेस्ट द मटेरियल्स टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम अ सप्लायर, ठीक है, लेकिन ये हम परचेजिंग डिपार्टमेंट को नहीं भेजते, ये तो उल्टा परचेजिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करके सप्लायर को भेजता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो ये लाइन मैंने जरा गौर से नहीं पढ़ी, तो ये यहाँ पर गलत इन्होंने लिखा हुआ है। परचेज ऑर्डर जो है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट को भेजा नहीं जाता, बल्कि परचेजिंग डिपार्टमेंट सप्लायर को भेजती है। तो इन्होंने देखे कंफ्यूज करने के लिए पर्पस तो ठीक लिखा, लेकिन ये कौन बेचता है ये चीज उन्होंने गलत लिखी, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। और लास्ट है, गुड्स रिसीव नोट इज सेंट टू सप्लायर टू कंफर्म द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, तो ये भी फॉल्स है। डिलीवरी नोट जो सप्लायर भेजता है उसको हम साइन करके दोबारा सप्लायर को भेजते हैं कि यार हाँ आपके गुड्स रिसीव हो चुके हैं। जो गुड्स रिसीव रिकॉर्ड करने के लिए जो आप अपना इंटरनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं उसको आप गुड्स रिसीव नोट कहते हैं, ठीक है, वो इंटरनली आपके पास होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ तक। आगे मूव करते हैं। अब ये मटेरियल और लेबर कॉस्ट की हेडिंग से आपके पास क्वेश्चन यानी कि मिक्स है, मटेरियल के भी और लेबर के भी। तो हमने सिर्फ मटेरियल वाले डिस्कस करने हैं, लेबर वाले जो है जब हम लेबर का चैप्टर कर लेंगे तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन ये डिस्कस करना। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछता है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट शुड बी ऑर्डर्ड नाउ। इस जो प्रोडक्ट है उसके कितने यूनिट्स आपने ऑर्डर करने हैं। अब क्वेश्चन क्या है, बिजनेस बायज एंड सेल्स अ फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, तो बिजनेस एक जो है वो फिनिश प्रोडक्ट यानी कि बनी बनाई चीज लेती है। और हमने देखना है कि हमने वो कितनी चीज खरीदनी है, ठीक है, हमने उस प्रोडक्ट कितने ऑर्डर करने हैं। तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था मटेरियल का जो हमने पढ़ा था लास्ट, हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे, बजटेड वाले फॉर्मूलाज, ठीक है। उसमें एक फॉर्मूला था प्रोडक्शन यूनिट्स का, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट्स का फॉर्मूला था, और उसका कैसे हम कैलकुलेट करते थे, सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो अब ये जो है इस सवाल में वो ये कह रहा है कि फिनिश प्रोडक्ट यानी कि आप बना बनाया प्रोडक्ट मंगवाते हैं। तो प्रोडक्शन की जगह क्या मतलब है कि आप ऑर्डर प्लेस करें, तो आपने चीज जो रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की वो सेम है जो किट में पूछी गई है कि ऑर्डर कितना आपने करना है, ठीक है। अब अगर आप खुद बना रहे होते तो प्रोडक्शन लिखा होता, तो यही डिफरेंस है, फॉर्मूला तो सेम होगा ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। At first March 2023, there are 120 units of this product in inventory, and the sales over next 3 months, उन तीनों months की sales बताई हुई हैं. The stores manager wishes there to be 150 units in the inventory at the end of May. स्टोर्स मैनेजर ये चाह रहा है कि मई के आखिर में इतनी इन्वेंट्री जो है फिनिश गुड्स जो है हमारे पास मौजूद होने चाहिए, यानी कि क्लोजिंग में इतना होने चाहिए। तो फॉर्मूला जो है आपके सामने है, इसके तहत मैं चीजें पुट करता हूँ। सेल्स जो है मेरी वो कितनी है, 500 प्लस 600 1100 प्लस 540, 1640 यूनिट्स मैंने बेचने, ठीक है। ये मेरी सेल्स है, प्लस प्लस 150 मेरा मैनेजर चाहता है कि मेरे पास हो, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, माइनस ओपनिंग में 1 March 2023 ऑलरेडी मेरे पास 120 यूनिट्स मौजूद हैं, तो मैं 1670 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा। तो 1670 यूनिट्स आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये बात आपने याद रखनी है कि ये क्योंकि फिनिश गुड्स है, ऊपर उसने खुद बताया हुआ है कि कंपनी खुद नहीं प्रोड्यूस करती बल्कि बना बनाए मंगवाती है, तो इसमें जस्ट आपने देखना होता है कितना ऑर्डर आपने प्लेस करना है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सेम वही लगेगा। ऐसे ही अगर वो ये कहती है कि रॉ मटेरियल का कितना ऑर्डर आपने प्लेस करना है, ठीक है, तो फिर आपने वही रॉ मटेरियल वाला ही फॉर्मूला यूज करना है जो रॉ मटेरियल परचेज वाला फॉर्मूला था कि हमने कितना खरीदना है या कितना ऑर्डर प्लेस करना है, सिर्फ वर्डिंग में चेंज होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.2, डबल एंट्री आपने बतानी है। डबल एंट्री की एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि क्योंकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल वाला नहीं पढ़ रहे, तो डबल एंट्री कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा टेस्टेबल नहीं है एग्जाम में, तो आपको यह है कि फिर भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं ड्यूरिंग अ वीक 14 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इशूड 9 1600 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, 19,600 का डायरेक्ट मटेरियल इशू किया और फैक्ट्री में, ठीक है, और 3200 जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया। तो
आपने डबल एंट्री बतानी है, ठीक है। तो क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्टोर्स में अगर एक चीज आ रही होती है, ठीक है, तो उसको आप बेसिकली ऐड कर रहे होते हो, और स्टोर से कोई चीज आपने निकालनी होती है तो आप उसको डिडक्ट कर रहे होते हो। अब जिन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग या FA1 पढ़ा हुआ है उनको इस चीज का कॉन्सेप्ट होगा कि डबल एंट्री कैसे कैसे प्रिपेयर होती है, ठीक है। अब देखें, 19,600 का डायरेक्ट मटेरियल आपने स्टोर से बेच दिया प्रोडक्ट फैक्ट्री में, और 3,200 का इनडायरेक्ट मटेरियल, तो टोटल आपने जो मटेरियल स्टोर से निकाला है तो आप किसको क्रेडिट करेंगे? मटेरियल्स अकाउंट को, ठीक है। क्योंकि मटेरियल से ये चीज जा रही है तो इसको आप क्रेडिट करेंगे। एसेट होता है आपका इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री जब डिक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट करते हो। तो क्रेडिट आप करोगे मटेरियल अकाउंट को, तो 19,600 डायरेक्ट मटेरियल है और 3,200 इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो टोटल जो है वो बन जाएगा 22,800। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेबिट किस चीज को करना है, क्योंकि दो डिफरेंट नेचर के मटेरियल्स आप बेच रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल है और एक है इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो डेबिट जो है आप किसको करोगे? डेबिट आप करोगे वर्क इन प्रोग्रेस को डायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड करने के लिए। कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट आपने रिकॉर्ड करनी होती है तो उसको आप डेबिट उसके लिए आप वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट यूज करते हो, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। तो डेबिट आप करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, और कितना आप डायरेक्ट मटेरियल बेचे? 19,600। देखे ना, 19,600 से आप अपना डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोडक्शन में, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। और इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए आप ओवरहेड्स का अकाउंट यूज करते हैं, तो डेबिट आप जो दूसरा करेंगे वो करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही होती है इसीलिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स हुआ है, तो ये 3,200 से होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना वो राइट आंसर होगा। डायरेक्ट अकाउंट में अगर कोई डायरेक्ट चीज है, डायरेक्ट मटेरियल है, वो डायरेक्ट लेबर है, और आपने उसको अकाउंट में पोस्ट करना है तो आप उसे वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में पोस्ट करते हो, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, इसीलिए वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जाता है। जबकि ओवरहेड्स के लिए आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट यूज करते हो, और क्योंकि मटेरियल दोनों ही आपके स्टोर से निकल रहे हैं तो आपने मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद ये सारे लेबर कॉस्ट के ही चैप्टर क्वेश्चन हैं, ठीक है। जब हम लेबर करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द साइज ऑफ ऑर्डर what is the size of order he must place in order to ensure that there is enough material alif for 3 months of production and for the closing inventory requirements। तो वो ये पूछता है कि आपने कितना ऑर्डर प्लेस करना है मटेरियल का, ठीक है। तो फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा रॉ मटेरियल परचेज। तो हमने कितना हमने जितना हमें खरीदना कितना हमें खरीदना चाहिए, ठीक है, उतना ही हम ऑर्डर करेंगे। इसका फॉर्मूला था रॉ मटेरियल यूजेज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब इसमें से एक मिनट, ये हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हमें रॉ मटेरियल यूजेज चाहिए होगा, इस रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए हमें रॉ मटेरियल यूजेज चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला था प्रोडक्शन यूनिट्स के कितने आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट के, एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स क्योंकि मुझे सवाल में गिवन है तो इसका फॉर्मूला मजीद मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए उसने साइज ऑफ ऑर्डर पूछा हुआ है कि कितना ऑर्डर आपने मटेरियल का प्लेस करना है, तो इसका मतलब यही होता है कि कितना आपने बेसिकली मटेरियल खरीदना है। तो अब चलते हैं सवाल पे, सवाल को करते हैं। अब प्रोडक्शन यूनिट्स मुझे दिए हैं, मैं 1200 प्लस 900 प्लस 1700 में इन तीनों को ऐड कर लूंगा। ये मेरे पास आ जाएंगे 1700 प्लस 1200 2900 और 3800 यूनिट्स आ गए। और एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे कितना मटेरियल एलिफ चाहिए होता है, तो वो ये भी लिखा हुआ है कि अ बिजनेस सेल्स अ प्रोडक्ट कॉल्ड द बोजो एंड ईच यूनिट ऑफ बोजो रिक्वायर्स 4.5 kg ऑफ मटेरियल एलिफ। एक को बनाने के लिए 4.5 kg मुझे चाहिए होता है। तो 200 को 4.5 सॉरी 3800 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17,100 kg। 17,100 kg मुझे मेरा इस्तेमाल होगा। तो अब मैं इसको रॉ मटेरियल परचेज वाले फॉर्मूले में पुट करता हूँ। 17,100 kg मेरा इस्तेमाल होगा, प्लस मैं देखता हूँ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में मैंने कितना मेंटेन करना है, कितना कीप करना है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में वो कह रहा है कि मैनेजर कह रहा है कि हमारे पास तकरीबन 200 बोजोस जो हैं, वो इतना हमारे पास मटेरियल हो कि हम 200 बोजोस बना सकें वो क्लोजिंग में, ठीक है। तो 200 बोजोस तो हम मुझे प्रोडक्ट की फॉर्म में उन्होंने बताया हुआ है ना, मुझे मटेरियल बताना पड़ेगा कि कितना मटेरियल होगा। तो एक बोजो को बनाने के लिए हमने बात की थी 4.5 kg है,
तो 200 बोझों को बनाने के लिए 900 kg होगा। तो 900 kg हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, मैनेजर चाह रहा था कि इतना मटेरियल होना चाहिए कि हमारे 200 बोझोस बन जाए। तो क्योंकि एक बोझो को बनाने के लिए 4.5 kg चाहिए होता है, तो हमारे पास 900 kg होगा, तभी हम 200 बोझोस बना पाएंगे। तो क्लोजिंग इसलिए 900 kg होगा। और ओपनिंग आपको ऑलरेडी गिवन है 1100, ये आप इसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो इसको आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16,900 kg। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन है बिलाल इसमें? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें पूछ लें अगर है तो। सही है, आगे मूव कर। क्लियर है आपको ये? जी सर, यहाँ तक क्लियर। सही है, अब आगे मूव करते हैं। ये सारे लेबर के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये अब आगे डबल एंट्रीज फिर आ गई हैं, ये मटेरियल की हैं। इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब पहले में वो क्या पूछ रहा है, कंपनी ऑपरेट्स एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड वो सिस्टम होता है जिसमें आप कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों को साथ साथ लेके चल रहे होते हो। व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिटर्न ऑफ अनयूज्ड डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन। जो आपने मटेरियल्स प्रोडक्शन में भेजे थे, अब आप वो दोबारा रिटर्न कर रहे हैं, उसकी डबल एंट्री क्या होगी? अभी हमने ऊपर बात की थी कि नॉर्मली डबल एंट्री क्या होती थी, जब आप डायरेक्ट मटेरियल बेचते थे प्रोडक्शन में या फैक्ट्री में। एक ही बात है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही होती है, तो आप करते थे डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस को और क्रेडिट करते थे मटेरियल्स अकाउंट को, यानी कि इस केस में स्टोर्स अकाउंट है। तो अब क्योंकि आप वो चीज आप वापस कर रहे हो, तो डबल एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी। अब आप डेबिट स्टोर्स को करोगे क्योंकि स्टोर्स में वो चीज आ रही है, ऐड हो जाएगी, तो एसेट आपका बढ़ रहा है दोबारा, तो ऐड कर देना है। और क्रेडिट आप कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि वहां से आपने इनके कॉस्ट को रिमूव कर देना है। तो यानी कि डबल एंट्री एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी। इसके बाद दूसरी डबल एंट्री उसने पूछी है कि आप किस तरह रिकॉर्ड करेंगे प्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इशू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स। आपने इनडायरेक्ट मटेरियल्स इशू किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो उनको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो ऑलरेडी वो भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि मटेरियल्स अब आप इशू कर रहे हो, तो क्रेडिट आप मटेरियल्स अकाउंट या स्टोर अकाउंट को करोगे, और डेबिट आप किसको करोगे? ओवरहेड अकाउंट को। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट चीज है, इनडायरेक्ट चीज ओवरहेड अकाउंट में आती है। तो आप जो है, आपका आंसर होगा सी, डेबिट ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट और क्रेडिट स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद है 6.20 और 21, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इन पे आपने जरा ध्यान देना है, इन पे कंफ्यूजन हो जाती है। इन अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूअल इन्फ्लेशन फॉर मटेरियल परचेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? आप पहले मुझे बताएं, आपका क्या ख्याल है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? जब प्राइस में इंक्रीज आ रहा है तो क्या स्टेटमेंट ट्रू होगी? पहले में उसने क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट ए में कि द लाइफो मेथड विल प्रोड्यूस लोअर प्रॉफिट्स देन फाइफो। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्या लाइफो मेथड कम प्रॉफिट देगा? आईफोन में हम लास्ट वाला यूज कर लेंगे ऑलरेडी, तो फर्स्ट जो प्राइस होगी वो आईफोन देखे ना, ये फर्स्ट में ही है और ये 31st में ही है, प्राइसेस में इंक्रीज आ रहा है। अब लाइफो होगा तो आप ये वाला मटेरियल पहले देंगे, महंगा वाला, तो जो कॉस्ट है आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी। और कॉस्ट ज्यादा होती है तो प्रॉफिट क्या होता है? लोअर। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब दूसरी जो उसने आगे चीज लिखी हुई है कि एंड लोअर क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूज, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लो होंगी। यस। क्यों? क्योंकि वो आप लेटेस्ट चीजें तो दे चुके होगे, लाइफो मेथड यूज कर रहे हो, तो क्लोजिंग में जो है आपके पास जो बची होगी वो मोस्टली कौन सी होगी? पुरानी वाली। और पुरानी वैल्यू की कॉस्ट कम होगी। क्यों? क्योंकि पहले चीज सस्ती थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, सही हो गया। अब इसके बाद एक और यही थ्योरेटिकल है कि अ फर्म हैज अ हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर एंड यूजेस फाइफो इशू प्राइसिंग सिस्टम। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपके पास इन्वेंट्री आती है, आपकी वो जल्दी जल्दी बिक जाती है। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का ये मतलब होता है। अब वो ये पूछ रहा है कि इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग परचेज प्राइसेस, दोबारा इन्फ्लेशन है,
तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो इनमें से क्या हो सकती है, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है इनमें से क्या होगी अगर आप FIFO इस्तेमाल करोगे। तो बताएं आपका क्या ख्याल है, इनमें से क्या होगी। A firm has a high level of inventory turnover and use the line. चीजें महंगी हो रही हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो इनमें से किस चीज के बराबर होगी। चीज़ें अगर महंगी हो रही हैं, हम फ्रेश यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी। Price with the closing inventory which देखें आप FIFO इस्तेमाल कर रहे हैं, FIFO इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप पुरानी चीज पहले दे रहे हैं, यही बात है। और आपके पास क्लोजिंग में बची कौन सी होगी, न्यू वाली चीज, सर ठीक है। ज़्यादा होगी ना, उसकी ये हमने इन्वेंट्री की प्राइस ये ये नहीं बताना कि ज्यादा होगी या कम होगी, हमने ये बताना है कि इनमें से किसके बराबर होगी, किसके नजदीक होगी। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, देखें FIFO आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो सस्ती चीज थी वो आप दे चुके हैं, यही बात है। क्लोजिंग में आपके पास जो महंगी वाली आइटम होगी, जैसे ऊपर क्या आएगा एग्जांपल इसका थी, आंसर? वो होगी। तो जो महंगी वाली आइटम है वो होगी क्लोजिंग में, तो इसका मतलब है कि क्लोज टू करंट ए परचेज आएगा। प्राइस होगा ना, कि जो सबसे क्लोजेस्ट है कि अभी की परचेज प्राइस, आज की या करंट की, आज उस उसकी हिसाब प्राइस से भी ज़्यादा होगी। होगी तो ए ही आएगा सीधे। मतलब बिल्कुल वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री की ज्यादा होगी, लेकिन इनमें से हमने ये बताना है कि किसकी बराबर हो सकती है, तो क्लोजेस्ट टू करंट परचेज प्राइस होगी। क्यों? क्योंकि FIFO मेथड है और हमारी क्लोजिंग में जो इन्वेंट्री पड़ी होगी वो हमारी ये लेटेस्ट वाली होगी, और लेटेस्ट वाली जो इन्वेंट्री आती है वो जाहिर सी बात है जो आजकल की परचेज प्राइसेस है उनके क्लोजेस्ट होती हैं। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चंस तो ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिए थे क्लास में, वो बड़ी डिटेल एग्जांपल थी, ठीक है, वो ये सारा कुछ वही है, ठीक है, मैंने आपको उसी से बता इन्वेंट्री का वो पूछ सकता है, इश्यूज पूछ सकता है, मेथड सारे डिस्कस कर चुके हैं, ये कैलकुलेशंस हैं, इनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सही है। अब ये इसके अलावा आपके इसमें ये सारे लेबर के क्वेश्चंस हैं, ये भी लेबर के क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन है पास पेपर क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आसान सा है। ये यहाँ पर आपने उसने पूछा हुआ है कि यूजेज ऑफ मटेरियल एम कितना है, तो मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला क्या होता था, प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट, ठीक है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स क्वेश्चन में हमें गिवन थे या नहीं थे, हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन थे, हमने प्रोडक्शन यूनिट्स का भी फॉर्मूला यूज किया, सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो सेल्स जो है वो 6400 यूनिट्स है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 3000 यूनिट्स है, क्योंकि हम प्रोडक्शन यूनिट्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री भी यूनिट्स वाली लेनी है। तो वो मैंने लेके प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले 6800, और मटीरियल यूजेज मैंने निकालना था, तो उसका फॉर्मूला था प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट। अब प्रोडक्शन यूनिट 6800 है, अब रॉ मटेरियल मुझे पर यूनिट चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि 260 kg चाहिए होते मटेरियल के 1000 यूनिट्स बनाने के लिए, पर यूनिट मुझे नहीं बताया हुआ, तो पर यूनिट निकालने के लिए मैंने 260 को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 0.26 आ गया, सही है। तो 0.26 ये आ गया, और 0.26 से मैंने 6800 को मल्टीप्लाई किया तो 1768 kg आ गया। तो ये था आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन से, ठीक है, मटेरियल चैप्टर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के थे, और उसके बाद ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जो थ्योरेटिकल है हमने वो डिस्कस किए हैं, जो बाकी कैलकुलेशन बेस्ड है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वो आप लेक्चर वो वाला देख सकते हैं।